वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। सबसे पहले ये वीडियो तो मैं बता दूं 10th वाले बच्चे के लिए है और ये क्यूच रिवीजन है, तीसरा रिवीजन है, क्यूच रिवीजन है। और इस क्यूच रिवीजन में हम पूरे पहला चैप्टर जो होता है उसका हम फुल रिवीजन करेंगे। अब दोस्तों तो सबसे पहले हम जो है एक करके और पूरे ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हम करेंगे। ये वीडियो जो देख रहे हैं वो अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें जो है अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, ये मैट्रिक का क्वेश्चन आप तो रहेगा कि किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार से होते हैं तो आप बताइएगा। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए कौन कौन किरणपुंज होते हैं? अपसारी किरणपुंज, समानांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। अगर एक एक करके इसकी व्याख्या अगर हम करें तो हम इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको? आइए यहाँ से ये किरणपुंज हमारा गायब हो चुका है तो गायब ना हो इसके लिए हम आइए कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा हो जाता है। तो अपसारी किरणपुंज किस तो जाते हैं तो ऐसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकले, क्या बोले हम, एक बिंदु से निकले और फैलती चली जाए, यहाँ से ये फैलती चली जाए तो इसको अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है। और ये त्रिया किसके द्वारा होता है तो आप तो बता दें, ये त्रिया करने के लिए हम तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम तो यहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग और उसके बाद अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस एक बार फिर से देख लेते हैं। अपसारी किरणपुंज निकालने के लिए हम तो अपसारी किरणपुंज निकालने के लिए हम तो 2 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, पहला उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समानांतर के लिए हम तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का। और अभिसारी के लिए हम तो उत्तल लेंस और प्लस में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से ये आपका पूरा होता है क्वेश्चन। यहाँ से आप तो पूछेगा किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं तो आप सारे दोस्त बोलिएगा किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार का नाम बताइएगा और तीनों प्रकार के लिख के और बना दीजिएगा। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब आता है प्रकाश का किरण पथ। क्या क्वेश्चन हमारा पूछेगा? प्रकाश का किरणपुंज पथ कैसा होता है? प्रकाश का किरण पथ। देखिए किरण पथ की चर्चा हम कर रहे हैं। किरण एक हमारी क्लास की लड़की थी, ठीक है, लेकिन यहाँ लड़की नहीं देखना है, किरण पथ का मतलब जानना है। किरण पथ का मतलब ये होता है कि चलने वाला किरण, रे, RAY रे, इसका रास्ता कैसा होता है तो इसका रास्ता सीधा होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। तो प्रकाश किरण जैसी गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किरण जैसी रेखा में गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। दोस्तों हमारा आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद जो है अब हम चलेंगे प्रकाश का परावर्तन की तरफ। ठीक है, प्रकाश से परावर्तन की तरफ। अब देखिए प्रकाश की परावर्तन की तरफ हम चलते हैं और प्रकाश के परावर्तन का स्लाइड आपके सामने है। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए एक हम समतल दर्पण ले लिए हैं। आप तो ये दिखाई दे रहा होगा, ये समतल दर्पण है नीचे में। ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3-4 चीज पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से क्या रहेगा, आपकी किरण किसे कहते हैं? आपकी किरण की परिभाषा यहाँ से रहेगा। उसके बाद परावर्तित किरण का परिभाषा रहेगा और इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन रहेगा आपतन टोन का परिभाषा रहेगा और उसके बाद परावर्तन टोन रहेगा। उसके बाद अभिलंब रहेगा। ये 5 चीज इस फिगर से हमको जानना है। तो देखिए सबसे पहले हम आप तो इस चीज तक दिखा देते हैं यहाँ पर कि समतल दर्पण पर, देखिए ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर
जो किरण आती है समतल दर्पण पर, जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। समतल दर्पण पर जो किरणें आती है उसे क्या कहा जाता है? आपतित किरण। लिख लीजिए, समतल दर्पण पर जो किरण आती है उसे क्या कहा जाता है? आपतित किरण। आपतित किरण कहा जाता है। यहाँ से परिभाषा ऑब्जेक्टिव में से पूछ लिया जाता है, कहा जाता है। अब देखिए आ जाइए तो आपतित किरण, और परावर्तन से लौट के जब चली जाती है तो परावर्तित किरण। परावर्तन से जब लौट के चली जाती है तो परावर्तित किरण। ये देखिए ये परावर्तित किरण, ये लौट के ये जा रही है तो ये हमारा परावर्तित किरण हो गया। परावर्तित किरण यानी कि परावर्तन के बाद लौट के जाने वाली किरणों तो परावर्तित किरण कहते हैं। तो लिख लीजिए, परावर्तन के बाद लौट कर जाने वाली किरणों तो परावर्तन या परावर्तित किरण कहते हैं। आइए फीडर के माध्यम से हम दिखा दें एक बार फिर से। आइए ये फीडर रहा। अब देखिए इस फीडर में आप देखिएगा यहाँ पर, तो ये लौट के जा रही है, क्या कर रही है? लौट के जा रही है। ये परावर्तन हुआ और लौट के जा रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अभिलंब नामक शब्द की चर्चा करते हैं। देखिए ये अभिलंब, ये तो समतल दर्पण पर लिखाते नहीं है, समतल दर्पण पर जहां पर आपतित किरण आती है और परावर्तित किरण जाती है उस बीच में एक लंब खींचा जाता है। उसी लंब तो क्या बोला जाता है? अभिलंब बोला जाता है। तो यहाँ से इस अभिलंब की चर्चा हो जाता है। उसके बाद आपतन टोन पूछा जाएगा। आपतन टोन पूछा जाएगा। तो आपतन टोन क्या होता है? ये देखिए आप, तो आपतन टोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपतन टोन होता क्या है? अगर चर्चा करें आपतन टोन, तो आपतन टोन क्या होता है? तो चाहिए सर आपतन टोन होता क्या है? तो हम यहाँ पर लिखते हैं आपतन टोन। तो आप बताइएगा सर आपतन टोन, इसका मतलब तो दो किरण, टोन किरण है, तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब। देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के टोन तो आपतन टोन कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के टोन तो आपतन टोन कहा जाता है। लिख लीजिए, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के टोन तो आपतन टोन कहा जाता है। आपके ऐसे किताब में भी परिभाषा है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम समझा देते हैं, लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। उसके बाद आता है परावर्तन टोन। क्या आता है? परावर्तन टोन। तो चलिए दूसरा फिगर हम ले लेते हैं। फिर यह है हमारा परावर्तन टोन। देखिए अब हम परावर्तन टोन में बोल सकते हैं अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का टोन। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का टोन हम तो परावर्तन टोन कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का टोन क्या कहलाता है? परावर्तन टोन कहलाता है। यहाँ पर जिसमें है, अब देखिए यहीं से प्रकाश से परावर्तन का नियम निकल के आता है। यहीं से प्रकाश का परावर्तन का नियम निकल के आता है। तो नियम क्या है प्रकाश से परावर्तन का? तो प्रकाश से परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप कहिएगा सर दो नियम है। भाई कौन कौन दो नियम है प्रकाश से परावर्तन के नियम? तो आप पहला नियम आप बताइएगा हम तो
तो तीनों एक ही समतल में होते हैं। परावर्तन के नियम, आप हमको क्या बताइएगा सर? तो आप बताइएगा आपतित किरण, यहाँ पर जितना है ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो लिख दीजिए पहला नियम। दो नियम होते हैं, चाहे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितने नियम होते हैं, तो दो नियम। आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। ये हो गया दूसरा नियम। दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। एक बार आपको फिर से बता दें, ये क्वेश्चन पूरा जेस क्वेश्चन है, इससे बाहर आपके मैट्रिक परीक्षा में पूछे ही नहीं जाएंगे, इसीलिए हम इसको लेके आपके बीच में हम आ गए हैं। अब चलिए इस दर्पण का काम अब समाप्त होता है और हम आगे की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाएगा समतल लेंस की प्रकृति, मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्या भाई क्वेश्चन? तो क्वेश्चन हमारा रहेगा, लिखिए, आप भी लिखिए मेरे साथ। समतल दर्पण के प्रतिबिंब की प्रकृति चलिए, तो इस प्रतिबिंब की प्रकृति, इसको थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। अब प्रतिबिंब तीसरा, प्रतिबिंब तीसरा होता है, तो हम बता देते हैं। तो पहला नंबर लिखिए, इसका प्रतिबिंब जो होता है एकदम आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। आपसे गुरुदेव ने पढ़ा दिया है कि आभासी और वास्तविक क्या होता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी उल्टा, और वस्तु से समान दूरी पर होता है। वस्तु से समान दूरी पर। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा बच्चे, आपसे क्वेश्चन ये किया जाएगा कि आप तो बताना है कि कौन सा दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वहाँ पर समतल दर्पण भी ऑप्शन रहेगा और जो है उत्तल दर्पण भी रहेगा, और दोनों। तो लिख देते हैं हम तो क्वेश्चन, किस दर्पण में हमेशा, हमेशा शब्द है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आप तो बताना है, दो आंसर देना है इसमें, जो ऑप्शन में रहेगा उसको मार देना है। पहला तो समतल दर्पण होता है और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अभी हम दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा भाई? तो नेक्स्ट में आपसे पूछ लिया जाएगा आवर्धन, आवर्धन का चिन्ह, ठीक है। आवर्धन, ये आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन में आप पूछ लिया जाए उत्तल लेंस का आवर्धन का फार्मूला, अवतल लेंस का आवर्धन का फार्मूला, या फिर जो है उत्तल दर्पण का, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो ये सब मोटा मोटा इतनी मोटा मोटी इतने दो मोटा मोटी चलते हैं, इतनी उपाय हैं। क्या उपाय है भाई? तो आइए हम उपाय ढूंढ देते हैं। आप तो उपाय हम ढूंढते हैं आप लोगों के लिए। कौन सा उपाय है? तो चलिए हम इधर ले लेते हैं लेंस,
चलिए, और इधर ले लेते हैं, एक साइड हम ले लेते हैं लेंस, नहीं इधर दर्पण ले लेते हैं, दर्पण, और इधर ले लेते हैं लेंस। देखिए किसी भी दर्पण के लिए आवर्धनता फार्मूला, किसी भी दर्पण के लिए आवर्धनता फार्मूला हमेशा और हमेशा -v/u होगा, m बराबर -v/u होगा, क्या होता है, m बराबर -v/u, और लेंस के लिए हमेशा हमेशा +v/u होगा। इस चीज़ तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर गड़बड़ा देगा आप तो, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण तुच्छो दे दे, तो आप तो क्या बताना है, यही बताना है, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं और पूछेगा लेंस का जो है क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता, यहाँ से पूछ लेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा, लेंस की क्षमता। लीजिए हम लिख देते हैं लेंस की क्षमता। क्षमता, लेंस की क्षमता तो d से सूचित किया जाता है, d बराबर 1/f होता है। याद रहे f बराबर यहाँ पर जो होगा, f जो है मीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ऐसे लिखेंगे आप लोग दरबरा जाइएगा, इसीलिए हम तो अपने तरीके से नहीं, आपके तरीके से लिखना होगा। आइए लीजिए, फोकस दूरी हमेशा मीटर में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। और यहाँ से आप तो गलती करवा देगा, हम जानते हैं, इसीलिए आपके लिए 3-4 प्रश्न का प्रैक्टिस रिवीजन लेते हम आ जाए हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ कहेगा लेंस तो यदि पानी में डुबा दिया जाता है, चलिए आगे बताएंगे पानी में डुबा दिया जाता है तो क्या होता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़े। अब जो है अपवर्तनांक, एक छोटा सा लिस्ट हम देते हैं, तो उस अपवर्तनांक याद कर लीजिएगा। कौन कौन अपवर्तनांक याद करिएगा, तो उसका हम लिस्ट हम दे देते हैं, अपवर्तनांक का लिस्ट। तो लिख लीजिए अपवर्तनांक। यहाँ पर कौन कौन से अपवर्तनांक हो जाएंगे, तो वायुता लिख लीजिए पहले, वायुता याद रखिएगा, वायुता अपवर्तनांक 1.0003। 2 नंबर में आपको याद रखना है बर्फ का अपवर्तनांक 1.31। 3 नंबर में है तराउन कांच, तराउन कांच का अपवर्तनांक। तराउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता भाई, तो ये होता 1.52। उसके बाद जो है हीरा का अपवर्तनांक 2.42। उसके बाद है जल का अपवर्तनांक 1.33, और एक जो है किरोसिन का अपवर्तनांक, किरोसिन का होगा 1.44। ये अपवर्तनांक आप तो याद रखने की ज़रूरत है, इससे क्वेश्चन आप तो पूछा जाएगा, एकदम 100% है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें तो ये अपवर्तनांक आप तो देते प्रश्न पूछ लिया जाएगा। चलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, और तो फिगर तो हम आपके साथ दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम क्वेश्चन एराइज करेंगे और आपसे पूछेंगे सवाल। सवाल क्या पूछेंगे, तो देखिए ये आप देख रहे हैं, इस फिगर तो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। ये हमारा आप कहिएगा तो अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। चलिए अवतल लेंस है, अवतल लेंस तो हम तो क्या क्या बोला जाता है, अवतल लेंस तो अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस तो अभिसारी लेंस कहा जाता है। भाई अभिसारी लेंस इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके समानांतर एवं आपतित सभी किरणें, समानांतर जितना भी किरणें हैं सब
होते होते गुजर रही है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस। अवतल दर्पण तो कौन सा लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस। उसके बाद नेक्स्ट फिगर और दिखाने की अगर हम कोशिश करते हैं आप, तो अपसारी लेंस था। अगर अपसारी लेंस था, अपसारी दर्पण था, हम फिगर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यह है अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण है, अपसारी। अगर इसको बोले तो हम ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण तो ही क्या बोला जाता है, अपसारी दर्पण, क्योंकि ये किरण तो क्या कर देता है, फैला देता है, ऊपर की तरफ फैला देता है, तो इसलिए अपसारी। अब लेंस इसी तरह अगर हम लेंस में देखना चाहें तो लेंस में भी आप देख सकते हैं। तो लेंस में हम लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या दिखाएं आप, तो अभिसारी लेंस, एक डायग्राम के माध्यम से लिखते हैं ताकि आप तो एकदम सही हो। आइए डायग्राम हम लेते हैं और उसके माध्यम से लिखते हैं, ठीक है। आइए, एक में हम लिखते हैं अभिसारी और एक में लिखते हैं अपसारी, अपसारी, और एक में लिखते हैं अभिसारी, ठीक है। इसमें इसका उदाहरण, अपसारी का उदाहरण हो जाएगा सबसे पहले उत्तल दर्पण, और इधर हो जाए, और लेंस में हो जाए अवतल लेंस, अवतल लेंस अपसारी में। लेकिन इधर हो जाएगा अभिसारी में उत्तल लेंस, इसका उल्टा, और इधर हो जाएगा आप तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। भाई ये तो बहुत कन्फ्यूजन चीज़ है, इसको याद तो इसे रहने, बहुत डेंजर वाला है। तो देखिए आप तो थोड़ा सा याद तो रखना पड़ेगा, 10वां का स्टूडेंट हो जाए और वो भी परीक्षा दीजिएगा तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है प्रकाश की चाल, क्या आएगा, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल तो हम सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ निर्वात में लिख के हम छोड़ देते हैं, ठीक है। निर्वात में, निर्वात में क्या होता है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ दोस्त देखिएगा, यहाँ 8 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया, इसको कन्वर्ट कर देता किलोमीटर में। 3 × 10⁻, क्या कर देगा, -11 किलोमीटर पर सेकेंड, ये कर देगा। तो यहाँ पर ये भी देखने की चीज़ होती है। उसके बाद आप तो याद कर लेना है पानी में और कांच में, ये 2-3 चीज़ में आप तो लिखते और याद कर लेना, ये एकदम VVI नोट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसीलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। अब होता है सूत्र, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, इसको याद रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। कौन सूत्र, दर्पण सूत्र एवं लेंस सूत्र। तो चलिए आप तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र के बारे में जानकारी हम देते हैं। लीजिए, सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, देखना चाहे तो मेरे पास यदि फिगर हो जाता, फिगर से सही तो हम दिखा देंगे, लेकिन मेरे पास फिगर नहीं है। आइए, कोई टेंशन नहीं है, नहीं है तो नहीं है, लिख देंगे आपके लिए। तो दर्पण सूत्र जो होता है, क्या बोले, दर्पण सूत्र,
दर्पण सूत्र में होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, लेकिन लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन तो देखते हैं। कहता है लेंस की क्षमता माइनस डू डायोप्टर दिया है, लेंस की क्षमता बराबर माइनस डू डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी f बराबर पूछा है। बड़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग तो ये सर बनाइए देंगे लेकिन दिक्कत होता। तो आप तो बताए हैं d बराबर 1/f बताए हैं। d का वैल्यू कितना है? माइनस डू। अब माइनस डू क्यों होगा आज हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। 1/f, तो ये d तो हटा देते हैं, d के जगह पर तो माइनस डू डाल दिए, तो f बराबर 1/-2। अब 1/, का मतलब होता है 0.5 मीटर। हम हमेशा बताए हैं फोकस दूरी हमेशा मीटर में होती है। और ये माइनस चिन्ह दो होता है, ये अवतल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है। तो ये होता है अवतल लेंस कितना मीटर वाला? 0.5 मीटर वाला। और किताब में इसका आंसर गलती दिले है, यानी डाइट में इसका आंसर गलती दिले है। वहाँ पर दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये जो है ये गलती दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गलती दिया हुआ है। तो इसको याद ना करें। चलिए, इसलिए इस क्वेश्चन तो हमने ले लिया था। आगे की तरफ हम चलते हैं। अब पूछेगा साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? साइड मिरर के रूप में तो बुर्बतो जानता है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे चलिए। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर आप अपने गाइड बुक से लिख लीजिए, जो आपसे टीचर पढ़ाए हैं वहाँ पर हम लिख देते हैं। क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर बताएं। अंतर बराबर व्हाट? यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए अपने नोटबुक से, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं और उत्तल दर्पण प्रतिबिंब की प्रकृति जरा देखते हैं। आइए, वीडियो का सेशन काफ़ी लंबा होने जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाने के बाद आप लोग पढ़ नहीं पाइएगा। यहाँ से हम आगे की वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।